बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत का इतिहास में लेक्चर नंबर 22 में आज सल्तनत काल में बात होनी है। ओवरऑल सल्तनत काल में बात होनी है सबसे पहली प्रशासनिक व्यवस्था या सल्तनत काल में प्रशासन। मेंस का कंटेंट भी है, प्री का कंटेंट भी है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था में सल्तनत काल की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम। प्रशासनिक इकाइयों का क्रम, तो इसके लिए कोडिंग है दोस्तों इशिपगा। इशिपगा सुपर कोड है। ई फॉर इक्ता, शी फॉर शिक, पा फॉर परगना। परगना बोले तो आज की तहसील के जैसा है ये, और गा फॉर बोले तो गांव। इक्ता, इशिपगा, इक्ता, शिक, परगना और गांव। कई गांवों से मिलकर बनती है तहसील, कई तहसीलों से मिलकर बनता है शिक। शिक का मतलब है आज का जिला, और इक्ता मतलब आज के राज्य। और पूरा साम्राज्य जो है इक्ताओं में बटा था, और इक्ता को देखने वाले कौन होते थे? इक्तेदार। आप बताएंगे दोस्तों मुझे इक्ता प्रणाली कौन लाया था? इल्तुतमिश। इसके बाद शिक प्रणाली को लाने वाला जो था वो बलबन था। ध्यान दीजिएगा जरा, ये लाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली लाया था इल्तुतमिश, और शिक प्रणाली को लाने वाला है जो है वो बलबन है। ध्यान रखिएगा, आया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जिसके पास बल है वो शिक नहीं हो सकता, जिसके पास बल है वो सिक नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता। तो शिक प्रणाली कौन लाया? बलबन लाया। ठीक है, परगना तहसील के जैसा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इशिपगा, तो सल्तनत काल की प्रशासनिक इकाइयों का ऊपर से नीचे का क्रम क्या है, या बढ़ते से लेके घटता क्रम क्या है? इशिपगा। इशिपगा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत परीक्षा में मदद करेगा ये आपकी। फिर जो सल्तनत काल में है या इस्लाम धर्म में जो है, उसमें खलीफा प्रधान नहीं है दोस्तों। खलीफा सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है खलीफा, लेकिन बात जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी शरीयत की। शरीयत मतलब नियम या संविधान की पुस्तक। मुस्लिमों में जो शरीयत होती है, इसी के हिसाब से सारा हिसाब चलता है। सारे तरीके के निर्णय इसी हिसाब से लिए जाते हैं मुस्लिम समाज में, शरीयत के द्वारा। नियम या संविधान की पुस्तक मुस्लिमों में शरीयत। खलीफा के हिसाब से नहीं चलता है, खलीफा भी इसी आधार पर निर्णय लेता है। खलीफा तो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में शरीयत प्रधान है, ना कि खलीफा। ठीक है, और शरीयत का मतलब है संविधान और नियमों की पुस्तक। अब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, देखते चलते हैं। पहला है मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। मजलिस ए खलवत का मतलब होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मजलिस ए खलवत। मजलिस का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। ठीक है, मजलिस ए खलवत, मजलिस मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, मजलिस ए खलवत, मंत्री परिषद। मजलिस ए खास, मजलिस सॉरी मजलिस ए खास, तो मंत्री परिषद की मीटिंग की जगह कहलाती है ये। मंत्री परिषद की मीटिंग की जगह, मीटिंग की जगह, इसको बोलते हैं मजलिस ए खास। मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद, मजलिस ए खास मंत्री परिषद की मीटिंग की जगह। ठीक है, और सॉरी बार ए खास, नेक्स्ट है बार ए खास। बार ए खास वो जगह है जहां पे सुल्तान तुर्की अमीरों, सरदारों, बड़े लोगों से मिला करता था। बार ए खास, बार ए खास वो जगह है जहां पे सुल्तान अमीरों, खानों, मलिकों, दरबारियों को बुलाता था या लोगों से मिलता था। अमीर, खान, है ना, मलिक, ये सब पद हुआ करते थे। मैं सैन्य व्यवस्था बताऊंगा तब बताऊंगा। 10 अश्वों में सर के सिपाही अमीर मलिक खान को उठा ले गए। ठीक है, तो तुर्की अमीरों, सरदारों, बड़े लोगों को यहां पे बुलाता था बार ए खास में। इसके बाद बात करते हैं बार ए आजम। बार
ए आजम का मतलब है सुल्तान, तो ये सुल्तान का ऑफिस है बेसिकली। बार ए आजम ये है सुल्तान का ऑफिस। और सुल्तान के ऑफिस में कौन कौन लोग होते थे? तो न्यायाधीश होगा, काजी होगा, है ना, और विद्वान होते थे, मुल्ला, काजी, है ना, न्यायाधीश और विद्वान, ये सारे लोग इकट्ठे होते थे कहां पे? सुल्तान के ऑफिस में, जिसको बोलते थे बार ए आजम। ठीक है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश में वजारत का काल या वजीर का पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अतः भारतीय वजारत का स्वर्णकाल बोलते हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश जो था स्पेसिफिकली, उसमें भारतीय वजारत का स्वर्णकाल, वजारत मतलब वजीर सबसे ज्यादा प्रभावी था, तो भारतीय वजारत का स्वर्णकाल बोलते हैं। यह प्रश्न आ चुका है तुगलक वंश, क्योंकि वजीर का पद सर्विस सबसे ज्यादा प्रभावी था। यहां पे वजीर का पद बहुत प्रभावी हो जाने के कारण भारतीय वजारत का स्वर्णकाल बोला गया है तुगलक वंश को। ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट कौन सा होता था? दीवाने वजारत, दीवान ए वजारत। प्रमुख कौन होता था उसका? वजीर, है ना। बादशाह के बाद कौन आता है? वजीर। ठीक है। तो तुगलक वंश को भारतीय वजारत का स्वर्णकाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है नायब वजीर। वजीर का जो उप वजीर होता था उसको बोलते थे नायब वजीर या उप वजीर, या इसी को बोलेंगे इंग्लिश में वाइस, है ना, डेप्यूटी। तो नायब वजीर या उप वजीर। मुशरिफ ए मुमालिक, नेक्स्ट है मुशरिफ ए मुमालिक। काय में मुशरिफ है साहब? है ना, अकाउंटिंग करने में बिजी है, मुशरिफ है अकाउंटिंग में, है ना। बोलते हैं ना बहुत मुशरिफ है वो, बहुत ज्यादा तल्लीन है वो, बहुत ज्यादा फोकस्ड है वो। काय में फोकस्ड है? मुशरिफ ए मुमालिक। याद करने का तरीका, तो मुशरिफ है किसमें? अकाउंटिंग में। तो क्या बोलेंगे इसको? अकाउंटिंग करने वाला मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? महालेखाकार। महालेखाकार, आज का जो महालेखाकार के जैसा है वही था मुशरिफ ए मुमालिक। मालिक का मतलब उस डिपार्टमेंट का हेड, तो सिर्फ लेखाकार नहीं हो सकता, महालेखाकार लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेखाकारों का हेड जो है वो महालेखाकार होगा। तो मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ काय में है? लेखांकन में। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग। ठीक है। फिर मुशरिफ ए मुमालिक के बाद आता है मुस्तौफी ए मुमालिक। मुस्तौफी, मुस्तौफ है, मुस्तैद है, मुस्तौफी ए मुमालिक। ये मुस्तौफी ए मुमालिक जो है ना, ये आज के सीएजी जैसा है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक। ये बताइए, जो ये अकाउंटिंग हुई है ऊपर, इस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, इसने जो अकाउंटिंग की है उसमें कुछ हेरफेर तो नहीं है, उसको कौन देखेगा? सीएजी देखेगा, महालेखा का परीक्षक। महालेखाकार ने जो काम किया है उसका परीक्षक है ये सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान का अनुच्छेद 148। क्लियर है? तो ये मुस्तैफ है, मुस्तैद है मतलब एकदम जागरूक है, अवेयर है, अटेंटिव है। कौन अटेंटिव रहेगा? ऑब्वियसली सीएजी अटेंटिव रहेगा कि इसने कुछ झोल तो नहीं किया है अकाउंटिंग में। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखने का, ये मुशरिफ है मतलब मशगूल है काय में? अकाउंटिंग करने में। और मुस्तौफी कौन है? मुस्तैद है अकाउंटिंग को देखने में। याद हो जाएगा दोस्तों, कोशिश भर यहीं पे याद कराने की है अपनी। खजीन, खजाना से बना है खजीन। खजीन का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड खजीन। खजीन के बाद है सद्र और उस सुदूर। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर का मतलब है धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख, धर्म दान विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर, ध्यान रखिएगा, आता है परीक्षा में। सद्र उस सुदूर, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। फिर है अमीर ए आखुर, ये भी पढ़ चुके हैं। अमीर ए आखुर किसको बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
अमीर ए आखूर मतलब अस्तबल घोड़ा, सॉरी, जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल विभाग का प्रमुख, अस्तबल विभाग का प्रमुख। अमीर आखूर किसे बनाया गया था सल्तनत काल में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। अमीर आखूर के बाद है शहनाए पीर, शहना ए पील, शहनाए पील। पील का मतलब होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची है पील। पीलवान, पीलवान का पहलवान नहीं बोल रहा हूं, पीलवान, पीलवान का मतलब होता है हाथी को जो राइड करता है, महावत जिसको बोलते हैं, हाथी को जो चलाता है, हाथी का जो ड्राइवर होता है, हाथी को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, महावत, उसको बोलते हैं पीलवान। तो शहनाए पील हाथी विभाग का प्रमुख, या हाथी खाने का, हाथी खाना जहां पे हाथी रखे जाते हैं, हाथी खाना का प्रमुख, उसको क्या बोलेंगे, शहनाए पील। शहनाए मंडी किसको बोलते हैं, मंडी का प्रमुख, है ना, इस तरीके से। तो शहनाए पील हाथी खाने का अध्यक्ष। फिर इसके बाद है दीवाने इस्तेहाक, दीवाने इस्तेहाक। दीवाने इस्तेहाक जो है वो पेंशन विभाग का प्रमुख है। दीवान ए इस्तेहाक, यह है पेंशन विभाग का प्रमुख। ये बताइए, इस्तेहाक दे दिया किसी ने, इस्तीफा दे दिया किसी ने, तो उसको उसके बाद क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। याद करने का तरीका है दोस्तों, इस्तेहाक, या किसी ने इस्तेहाक दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो जॉब खत्म उसकी, तो अब क्या मिलेगी, पेंशन। तो दीवाने इस्तेहाक। फिर मुतसर्रिक, मुझे गट फील है कि इस बार की पीएससी में ये आ सकता है, मुतसर्रिक। मुतसर्रिक, मुतसर्रिक का मतलब होता है कारखानों का प्रमुख, कारखाना विभाग का प्रमुख, कारखाना विभाग प्रमुख। मुतसर्रिक, मुतसर्रिक याद रखिएगा, मुतसर्रिक, ठीक है, मुतसर्रिक कारखाना विभाग का प्रमुख। इसके बाद मजूमदार। मजूमदार बेसिकली सरनेम है बंगालियों में। मजूमदार एक ओहदा हुआ करता था सल्तनत काल में, लेकिन आज की डेट में मजूमदार एक सरनेम भी होता है बंगालीज में। और व्यापारी जो बंगाली होते हैं, बंगाली जो कि व्यापार में संलग्न होते हैं, वो मजूमदार सरनेम लिखते हैं ज्यादातर। जैसे साउथ इंडिया में जो व्यापारी होते हैं वो शेट्टी कहलाते हैं, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, है ना। तो साउथ के जो व्यापारी वर्ग होता है वो शेट्टी सरनेम लिखता है। बंगालीज में जो व्यापारी होते हैं वो पोद्दार या मजूमदार लिखते हैं, ठीक है। तो मजूमदार मतलब व्यापारी, मतलब शेष राशि का हिसाब किताब रखने वाला, शेष राशि का हिसाब किताब रखने वाला। अगर कोई बंगाली मजूमदार है तो समझ लीजिए उसकी शॉप होगी, वो व्यापारी होगा। तो शेष राशि का हिसाब किताब रखने वाला वो कहलाता था मजूमदार सल्तनत काल में। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद आरिज ए ममालिक, ये पढ़ चुके हैं अपन। अर्ज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, सेना प्रमुख, या इसी को बोलेंगे रक्षा मंत्री, कुछ भी बोल लीजिए। अर्ज ए ममालिक या आरिज ए ममालिक पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे बरीद ए ममालिक। बरीद, बरीद कौन होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। हालांकि गुप्तचर विभाग का मुख्य प्रमुख कौन होता था, एक कोड बताया था दोस्तों, दीवा शाह बड़ी मून है। पीछे के लेक्चर्स में जाके देखिएगा, दीवा शाह बड़ी मून है ना। दीवाने दीवाने शाह ऐसे कुछ है, फिर शहनाए मंडी, फिर बरीद और फिर मुल्हियान, है ना, ऐसे कुछ बताए थे। यहां थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, देखिएगा, शहनाए मंडी, बरीद और मुल्हियान, ठीक है। और मेरे ख्याल से दीवाने सराय था शायद, ये दीवाने सराय। तो दीवाने सराय, शहनाए मंडी, बरीद और मुल्हियान, ये गुप्तचर विभाग का घटनाक्रम है। तो बरीद भी जो है वो गुप्तचर प्रमुख है। फिर सल्तनत काल की जो वित्त व्यवस्था थी दोस्तों, सल्तनत काल की वित्त व्यवस्था थी वो सुन्नियों की हनीफी शाखा, सुन्नी वित्त विशेषज्ञों की हनीफी शाखा, सुन्नी वित्त, सुन्नी समाज में जो वित्त विशेषज्ञों की हनीफी शाखा से प्रेरित थी। हनीफी शाखा, ये आया हुआ प्रश्न है।
इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, अपने अपने स्कोप में नहीं है। सल्तनत काल की जो वित्त व्यवस्था थी वो सुन्नी वित्त विशेषज्ञों की हनीफी शाखा, सल्तनत काल की वित्त व्यवस्था सुन्नी वित्त विशेषज्ञों की हनीफी शाखा पर आधारित थी। और सल्तनत काल का प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो देवल था। देवल बंदरगाह कहां पे? लाहौर प्रांत में, सिंध नदी पर, लाहौर सिंध नदी पर, मुहाने पर, सिंध नदी का समुद्र से जो मुहाना मिलता है वहां पे। तो देवल बंदरगाह जो था वो फेमस बंदरगाह था सल्तनत काल का, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं देवल बंदरगाह मोहम्मद बिन कासिम के समय से। सो यहां पे आके समाप्त होता है सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था, जिसमें से मुख्य रूप से आपको याद रखना है ये वाला कोड, इशी पगा, इशी पगा, इक्ता, शिख, परगना और गांव। कई गांवों से मिलकर बना है परगना, कई परगनाओं से मिलकर बना है शिख। शिख मतलब आज का जिला, परगना मतलब आज की तहसील, और शिख से बना है इक्ता, इक्ता मतलब आज का राज्य। ठीक है दोस्तों, कल फिर बात करते हैं सल्तनत काल में संगीत, कला, साहित्य वगैरह के बारे में। और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। एग्जाम सब खूब सारे आने वाले हैं, चुनावों का दौर भी चल रहा है। ठीक है, देश व्यस्तताओं से भरा हुआ है, दुनिया भी व्यस्त हो रही है एकदम, इजराइल हमास हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आशा बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए, और शो मस्ट गो ऑन। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।